ठीक है, चलो आ जाओ। ठीक है, तो दिस आर एफर्ट हैज नो इफेक्ट इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। इसका मतलब अगर तुम इधर चल रहे हो तो तुम्हारा वाई कोऑर्डिनेट कभी नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट नहीं आएगा। सिमिलरली अगर एक बॉल रखा हुआ है, उसको तुम अगर मारते हो तो इस डायरेक्शन में जाएगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं चले जाएगा। ठीक है, इतनी सब बातें बोली मैंने। इतनी सब बातें क्यों बोली? ताकि तुम इस बात को समझो। तुम इस बात को समझो कि अगर तुम एक ब्लॉक को ले करके इधर की तरफ जा रहे हो और यहाँ तक पहुंच चुके हो, ठीक है, अब तुम ये बताओ कि पूरे टाइम ग्रेविटी क्या कर रही थी? पूरे टाइम ग्रेविटी तो हमेशा नीचे लग रही थी ना। पूरे टाइम ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों परपेंडिकुलर है क्या? एट ऑल द मोमेंट्स ग्रेविटी एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर। समझ रहे हो? तो ग्रेविटी का कुछ असर होगा क्या डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट पे? इन दिस केस ग्रेविटेशनल फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। समझ रहे हो? देयरफॉर gravitational force will have no effect on displacement, will have no effect on displacement। ठीक, therefore work done by gravity कितना होगा? समझ गए हो क्या? ग्रेविटी जिधर एफर्ट लगा रही है वो परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट के, तो ग्रेविटी के एफर्ट का ग्रेविटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई असर नहीं है। इसलिए यहाँ पे ग्रेविटी बोलेगा कि मेरे चलते नहीं हुआ ये डिस्प्लेसमेंट। ग्रेविटी ये बोलेगा कि मेरे चलते नहीं हुआ ये। ठीक है, तो वर्क डन भाई दिस इज जीरो। नाउ ऐसा है कि ग्रेविटी हमेशा जीरो वर्क डन करेगी? इज इट द केस कि ग्रेविटी जीरो वर्क डन भी करेगी हमेशा? एक बॉल को गिरा दो ऊपर से यहाँ तक, ठीक है, बॉल जब ऊपर से नीचे तक आती है, इस केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना रहता है? इस केस में पॉजिटिव वर्क डन रहेगी ग्रेविटी की। एक बॉल को जब नीचे से ऊपर फेंकते हैं और बॉल जब ऊपर पहुंच जाती है, इस केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना रहता है? नेगेटिव रहता है। समझ रहे हो? ठीक समय करेक्ट वैल्यू भी बता रहे थे, सही है। ठीक है, अब मान लो अगर ये एच हाइट से गिरा है, एच हाइट से, ठीक है, तो वर्क डन क्या होता है एक्चुअली में? वर्क डन का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे भी होगा वर्क डन जो है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्स एम जी होता है ना, जानते हो सब लोग? फोर्स एम जी है और डिस्प्लेसमेंट एच है, तो यहाँ पे एम जी एच वर्क डन हुआ है और पॉजिटिव हुआ है यहाँ पे, क्योंकि जिधर ग्रेविटी लग रही थी उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो गया है, तो पॉजिटिव है बोलेंगे। यहाँ पे जिधर जहाँ पे जिधर फोर्स लगा रहा था ग्रेविटी, ग्रेविटी तो लग नीचे रही है ना, जो ऊपर फेंका है तुमने, थ्रोन अबव। ठीक है, ग्रेविटी तो हर समय नीचे लग रही है। समझ रहे हो? बॉल भले ऊपर जा रहा है, यहाँ पे माइनस एम जी एच वर्क डन। क्लियर नहीं है तो कुछ नहीं। ठीक है, ओके चलो फिर। आस्था एंड छाया विन्यास। ओके चलो फिर, ये चीज क्या हो फिर? देखो, वर्क डन में दो बातों का ध्यान रखना।
का ध्यान रखें। क्या क्या बात है? एक, वर्क डन किसका निकालना है, ठीक है, किसका वर्क डन निकालना है, ठीक है, कौन कर रहा है वर्क डन, ठीक है। दूसरा, किस पे निकालना है, किस पे निकालना है, किस पे वर्क डन निकालना है, ठीक है। द क्वेश्चन इज, जैसे एक टेबल रखा हुआ है कहीं पे, एक टेबल रखा हुआ है ग्राउंड पे मान लो, ठीक है, इस टेबल के ऊपर में बुक रखी हुई है, बॉल, बॉल नहीं, बॉल ऐसे शेप का नहीं होता, ठीक है। अब मैं क्या किया, इसको उठा करके ना यहाँ पे ले गया, ठीक है, एक ब्लॉक था, उस ब्लॉक को उठाए और ऊपर लेकर के चले गए, ठीक है ना। एक पर्सन था, हाथ से उठाया, हाथ रखा था इसके नीचे, बाप रे बाप, हाथ नहीं बना पा रहा हूँ। आई डोंट नो हाथ कैसे बनाते हैं ऐसे सिचुएशन में। ये हाथ है यार, मान लो किसी का, ठीक, ह्यूमन हैंड, ठीक है। अब मैं अगर बोलूं कि फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन का साइन क्या होगा करके, मतलब पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, ऐसे करके, ठीक है। फाइंड वर्क डन साइन, तो ये बिल्कुल गलत क्वेश्चन है, ये रॉन्ग क्वेश्चन, समझ रहे हो, रॉन्ग क्वेश्चन है ये। राइट क्वेश्चन क्या होगा, भाई किसका वर्क डन, दो लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, समझ रहे हो, दो लोग फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पे, कौन कौन दो लोग हैं बता सकते हो तुम लोग, दो लोग फोर्स लगा रहे हैं, एक तो पर्सन फोर्स लगा रहा है और दूसरा अर्थ फोर्स लगा रहा है, ठीक है। अर्थ तो लगाएगा ही ना, फोर्स तो लगाएगा ही अर्थ, तो दो लोग फोर्स लगा रहे हैं, और किस पे वर्क डन बोल रहे हैं, दो दो ऑब्जेक्ट है ना, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, टेबल भी, टेबल भी तो एक ऑब्जेक्ट, समझ रहे हो। तो देखो, वर्क डन ऑफ मैन ऑन बॉक्स, इसको मैं पॉजिटिव बोल रहा हूँ, सही है क्या, क्योंकि पर्सन जिधर फोर्स लगा रहे हैं ना, उधर ही बॉक्स जा रहा है, सही है क्या ये, ठीक है, ओके। वर्क डन ऑफ मैन ऑन टेबल, ये क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो क्या होगा ये, सभी लोग बताओ अभी। एक मिनट ना, कुछ जलने की बदबू आ रही है, सोचो एक बार।
पूछो ना, किसी को डाउट हो तो। ठीक है। ठीक है ना यार, चलो। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो। तो यार सुन लो ध्यान से। क्या होता है कि कभी कभी क्वेश्चन है सीधे सीधे लिख दिया होता है, फाइंड द वर्क डन, फाइंड वेदर द वर्क डन इज पॉजिटिव और नेगेटिव करके। तो तुम्हें उस केस में ना, जो ऑब्वियस होगा, जो तुम्हें लग रहा होगा, जो एग्जामिनर पूछना चाह रहा है, ठीक है, उसका आंसर लिखोगे तुम। ठीक है, जो तुम्हें लग रहा है एग्जामिनर पूछना चाह रहा है उसी का आंसर लिखोगे। ठीक है। तुम्हें इस केस में अगर सिर्फ इतना बोला होता तो मेरे को ऐसा लगता कि ये तो मैन का बॉक्स के ऊपर में पूछना चाह रहा है करके। समझ रहे हो? और अगर तुम्हें डाउट है ना कि यार यहाँ पे एग्जामिनर क्लियर नहीं है या फिर एग्जामिनर का ट्रिक क्वेश्चन है ये, तो ये चारों बातें लिख देना। समझ रहे हो? जो तुम्हें करेक्ट आंसर लगता है उतना पार्ट लिखना, क्योंकि एग्जामिनर कभी कभी भूल जाता है कि ये दोनों बातों को ध्यान रखना है करके। सिर्फ फाइंड वर्क डन बोल देते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। जो तुम्हें या तो ऑब्वियस लगे, और अगर ऑब्वियस ना लगे तो थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखना। डाउट है क्या इसमें? अंश एंड आशु। ठीक है, फिर क्वेश्चन करते हैं एक दो। देखो, कार है एक। ठीक है, वो कार u इक्वल टू जीरो से लेकर के, एक कार है, वो u इक्वल टू जीरो पे है, उस पर फोर्स लग रहा है मान लो, कार जो है ना मान लो सिर्फ 20 kg की है, और उसमें 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है। ठीक है, 5 सेकंड के लिए। ठीक है, 5 सेकंड में यहां से यहां चले गए। फाइंड वर्क डन बाई फोर्स। ठीक है, तो तुम्हें फोर्स के लिए वर्क डन निकालना है, तो तुम सोचो। वर्क डन तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। सबका लैग हो रहा है कि सिर्फ इसी गरिमा का ही लैग हो रहा है वीडियो? अब देखो, अब आ रहा होगा। ठीक है, तो इसको ट्राई करोगे? कोशिश करो तो।
देखो एफ तो पता है तुम्हें 100 है करके, एस पता करना है। एस को मैं यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? यू तो जीरो है। ए कितना है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो फोर्स अपॉन मास से निकाल सकते हैं ना, जो कितना है? ठीक है। और यहाँ पे 5 सेकंड के लिए है, तो कितना हो गया ये? 5 5 जो 25, 5 जो 125 अपॉन 2, ये एस हो गया। तो वर्क डन कितना हो गया? ठीक है, 1250 अपॉन 2, 625 जूल। वर्क डन का यूनिट जूल है। कुल मिलाकर के एस कैलकुलेट करना था, मान रहा हूँ कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया क्वेश्चन तुम्हारे लिए, लेकिन बस एग्जांपल के तौर पे देखो। एस इक्वल टू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, इस तरीके से करेंगे। ए यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से समझ गए होगे। नहीं समझे तो पूछो। चलो ये लो। काइनेटिक एनर्जी जानते हो किसको बोलते हैं? हाँ आदित्य देखो, हमें क्या निकालना था? हमें ना, ये क्वेश्चन था यहाँ तक, वर्क डन निकालना था हमें। वर्क डन निकालना है तो वर्क डन तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब मैं सोचूंगा कि मेरे को फोर्स भी चाहिए, मेरे को डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए। तो क्या मेरे को फोर्स दिया हुआ है? हाँ मेरे को फोर्स दिया हुआ है, तो फोर्स लिख दिया मैंने। फिर मेरे को पता करना है डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया हुआ है ना, 5 सेकंड लिखा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट कितना है वो नहीं पता है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं सोचा कि क्या कर सकता हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट का मेरे को दो फॉर्मूला पता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 एस, और मेरे को पता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। अब मैं सोचूंगा इसमें से मेरे को कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो फाइनली कितनी वेलोसिटी हो पता है क्या? नहीं पता है। इनिशियल पता है, ये पता है, ये पता है, लेकिन ये तो नहीं पता है ना, तो एस कैसे बता दोगे? नहीं बता सकते। ठीक है, नहीं बता सकते यहाँ से एस को, फिलहाल तो नहीं बता सकते। कोई दूसरे मेथड से बता सकते थे, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, यू पता है, हाँ पता है, टी पता है, पता है, हाफ पता है, ए पता है, हाँ ए पता है, ये है ए। ठीक है, टी पता है, पता है, तो उससे हमने एस निकाल लिया और उस एस को पुट कर दिया। समझ गया क्या? ठीक है। काइनेटिक एनर्जी किसको बोलते हैं? जो एनर्जी हमारी वेलोसिटी के चलते आती है ना। काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी ड्यू टू मोशन, जानते हो ना। इसका ना इस साल ये फॉर्मूला पढ़ेंगे, अभी नहीं, आज नहीं पढ़ेंगे, ये होता है बट फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी ड्यू टू मोशन, पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी ड्यू टू शेप और साइज और कॉन्फ़िगरेशन। सुना होगा ऐसा कुछ, एनर्जी ड्यू टू शेप, साइज, कॉन्फ़िगरेशन, ऐसा सुना होगा। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी कई प्रकार का होता है, बहुत सारे प्रकार के। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पीई को पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं ना। केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इस चैप्टर में जिसको हम लोग को सबसे ज्यादा पढ़ना है वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इस चैप्टर में इसको पढ़ना है, बाकी सबको नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये हायर स्टडीज के बातें हैं। स्प्रिंग और इलास्टिक हर बार एक नहीं होगा, क्योंकि जैसे मान लो एक ब्लॉक है, एक जैसे हैं, ऐसा कह सकते हैं कि इलास्टिक का पार्ट है स्प्रिंग, बट हमेशा स्प्रिंग इलास्टिक नहीं रहेगा, ठीक है। इलास्टिक का डायग्राम बड़ा बनाओ, स्प्रिंग का डायग्राम छोटा, वेन डायग्राम से अगर बोलेगा तो। जैसे कि मान ले एक रॉड ले ले, कोई भी रॉड, जैसे तेरा पेन है, पेन को पकड़ करके खींच भी रहा होगा ना, तभी भी पेन के पास में एक इलास्टिक एनर्जी आ गई होगी, समझ रहे क्या। बट पेन स्प्रिंग तो नहीं है। समझ गया क्या। ठीक है, एक हिसाब से देखेगा, चलो खैर बहुत हुआ। तो तुम्हें ना होमवर्क ये है तुम्हारे लिए कल के लिए, हाँ हर ऑब्जेक्ट के पास एक इलास्टिक एनर्जी रहता है यार, हर ऑब्जेक्ट के पास में, वो भले ही तुम्हें दिख रहा हो ना दिख रहा हो, बट तुम किसी भी चीज को खींचते हो ना, तो भले ही विजिबल चेंज आ रहे हो मत आ रहे हो, उनके बीच में किसी भी चीज को खींचो, थोड़ा सा उसमें डिफॉर्मेशन आ ही जाता है, बहुत कम भले ही आए, बट डिफॉर्मेशन आ जाता है। कुछ चीजों में डिफॉर्मेशन ज्यादा दिखती है, जैसे कि रबर, उसमें ज्यादा दिख जाता है, बट कुछ चीजों में नहीं दिखता है। तुम्हें मालूम है इस कॉपी में भी अभी इलास्टिक एनर्जी आ जाएगी, देखना, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी जब मैं इसको ऐसे मोड़ दूंगा, समझ रहे हो। इसमें भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। कैसे पता इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ गई है, क्योंकि अगर मैं अपने हाथ को धीरा कर दूं ना, तो वो एनर्जी मेरे में ट्रांसफर करके मेरे हाथ को फेंक देगा। जब देखो मैं हल्का सा हाथ को फ्री छोड़ रहा हूँ, तो खुद मेरे को बाहर फेंक दे रहा है वो, समझ रहे हो। तो हर में एनर्जी आ जाती है, ठीक है, थोड़ी बहुत सब में आती है, और थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज्यादा भी आ जाती है कभी कभी। जैसे कि तुम जानते हो अर्थक्वेक, जानते हो, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के चलते आती है अर्थक्वेक, है ना, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के चलते आती है। क्या होता है, एक टेक्टोनिक प्लेट रहता है और एक दूसरी टेक्टोनिक प्लेट रहती है मान लो, तो टेक्टोनिक प्लेट जो हैं वो आपस में एक दूसरे की तरफ जब जाते हैं तो चिपक जाते हैं, और पुश करते रहते हैं, और पुश करते रहते हैं, समझ रहे हो ना, एक दूसरे को पुश करते रहते हैं, और वो इलास्टिक एनर्जी बिल्डअप होते रहती है, बिल्डअप, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत कंप्रेस हो गए एकदम, वैसा नहीं, लेकिन कुछ अमाउंट में तो हो ही रहे ना। और जब एक ऐसा समय आता है कि ये लोग कंप्रेस हो रहे थे, कुछ जगह पे कंटैक्ट है, पूरा हर समय तो कंटैक्ट नहीं है, तो कुछ जगह कंटैक्ट वाले जो जगह हैं, सोचो, फील करो इस बात को, मैं दोनों को कर रहा हूँ और एकदम से ऐसे छूट गया, मान लो इनकी एनर्जी जो है सडनली ऐसे हो गई, तो ये जो सडन ये जो चेंज आ रहा है ना हमारे इलास्टिक एनर्जी में, वो रिलीज होता है ट्रेमर के फॉर्म में, ट्रेमर, शिवरिंग, समझ रहे हो, तो वैसी चीजें हैं, ठीक है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होती है यार, ये होमवर्क है करना, ठीक है, जल्दी जल्दी लिख लो, स्क्रीनशॉट खींच लो। डिफाइन वर्क, ठीक है, लिख लेना, के पी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, है ना, जीरो वर्क, व्हेन इज वर्क सेट टू बी डन, ये डेफिनेशन लिख के लाना। वर्क, के पी, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क किसको बोलते हैं, इतने सबको करके आना। चलो, डन फॉर टुडे।